Hello student, welcome to my channel RS Chemistry. This is my first video lecture on my YouTube channel, and our topic is stereochemistry, which is the topic including organic chemistry, and this is part 1 for stereochemistry. And in stereochemistry we will discuss about the definitions of stereochemistry, isomerism including stereochemistry, conformations, configurational isomerism, like these topics we will cover in this chapter. So first हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है या स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. स्टीरियो केमिस्ट्री जो एक टॉपिक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. We will discuss in stereochemistry 3D structure of molecules, and in molecules की structure के बाद physical and chemical properties पे जो इफेक्ट पड़ता है इन 3D स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूल, इन 3D स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद जो उनसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे, किसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन मॉलिक्यूल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो इफेक्ट पड़ता है. और जब हम इन तीन बातों को कहीं पढ़ते हैं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और उनसे जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो इफेक्ट है, उसको हम लोग किस में इंक्लूड कर देते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री. मतलब आप उस टाइम समझ लो कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हो या क्या पढ़ने जा रहे हो, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो. अब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड आता है आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म जो है ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर आइसो का मतलब होता है इक्वल. आइसो मीन्स इक्वल एंड मेरिज्म मीन्स मर मीन्स पार्ट. मतलब यहां आप कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ोगे कि आपके पास कई सारे मॉलिक्यूल होंगे लेकिन सब एक इक्वल पार्ट होंगे, मतलब सब एक दूसरे का पार्ट होंगे. तो आइसोमेरिज्म मीन्स इक्वल पार्ट. और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोज कंपाउंड्स या दोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज या द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज same but different in properties. प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो डिफर होते हैं इन प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं. मान लो मैं लिख देता हूं CH3CH2OH. अब इसका एक दूसरा आइसोमर मैं बनाना चाहूं तो CH3OCH3. अब इसका फॉर्मूला देखोगे तो 1 2 कार्बन, 3 2 5 और 1 कितना 6 कार्बन एंड O. एंड हियर आल्सो कार्बन और कार्बन कितने हो गए 2 और H 6 एंड O. तो दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर बट देयर इज अ डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी. दिस इज द एल्कोहल ग्रुप एंड दिस इज ईथर. तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफर इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं और उन स्ट्रक्चर के बाद जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो इफेक्ट पड़ता है, और जब इन सबको मिला के हम लोग एक एनालिसिस, एक जो है स्टडी करते हैं सारे की, तो हम लोग इसको बोल देंगे फिर स्टीरियो केमिस्ट्री. अब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के अंदर आइसो का मतलब है इक्वल और मेरिज्म का मतलब है पार्ट. आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया CH3CH2OH एंड दूसरा लिया CH3OCH3. दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर या डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं. अब हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म कितने पार्ट्स में बटी हुई है.
अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अंदर फिर से कई सारे टाइप आ जाते हैं। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो इसमें फर्स्ट हम लोग बोल देंगे चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड बोल देंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड हम लोग कह देंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ हम लोग कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ हम लोग कह देंगे मेटामेरिज्म और सिक्स्थ हम लोग कह देंगे टोटोमेरिज्म। So these are the type of structural isomerism. First is chain isomerism, ring chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. Now come to this side. Stereoisomers have two parts. First is conformational isomerism and second is configurational isomerism. And again configurational isomerism is again divided into two parts. First we will call it geometrical isomerism and the second one is optical isomerism. So this is a chart for isomerism ki which type of isomerism is occur in our organic chemistry. Isomerism is divided into two parts, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism is divided into 6 parts: chain isomerism, ring chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. And stereoisomerism is divided into two parts, conformational isomerism and configurational isomerism. Then configurational isomerism is divided again in two parts, geometrical isomerism and optical isomerism. You can note it down. और इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज के टाइम में या आज के टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इनकी बातें जो बाद में करेंगे, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये सब होने के बाद हम इनकी बातें बाद में करेंगे। तो आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जो रहेगा, मेन जो फोकस रहेगा वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे रहेगा कि व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे की कहानी क्या है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां एक बात लिख दूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर सेम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑफ एटम्स और ग्रुप, सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह आप लोग कनेक्टिविटी भी कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह आप कनेक्टिविटी भी कह सकते हो। मतलब यहां जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम और ग्रुप्स लगे होंगे उनका कनेक्टिविटी सेम रहेगा। उनका कनेक्टिविटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मान लो 4 फिंगर्स है मेरे यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4। तो इसमें मान लो मैं इन 2 एटम्स की बात कर रहा हूं, इन 2 एटम्स की, तो इनका
जो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इस तरीके से मैं इनको दिखाऊं, तो देखो अभी ये एक मॉलिक्यूल बन गया मान लो इस तरीके से। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं इनको इधर लेके आ सकता हूं, इस फिंगर को मैं इधर ले आया, इसे मैं इधर ले आया, तो देखो ये दो स्ट्रक्चर बनी, पहली ये और दूसरी ये, लेकिन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। मतलब इस एटम की कनेक्टिविटी यही है, ये यहां से यहां चला गया, यहां से यहां आ गया, लेकिन कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। तो इस लाइन का जो मतलब है सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स और ग्रुप का मतलब यही है कि कनेक्टिविटी सेम रहेगी, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। तो यहां हम लोग अरेंजमेंट को डिफर कर रहे थे, एक बार इधर घुमा दिया, एक बार इधर घुमा दिया। तो दिस इज द स्मॉल डेफिनेशन फॉर स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन विच सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स और ग्रुप मींस कनेक्टिविटी क्या रहेगी, सेम, बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट, लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, डिफर रहेगा। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर दो पार्ट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आज हम एक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड को इधर लिखते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। Conformational isomerism and configurational isomerism. First we will discuss about the difference between these two, and then we will discuss about how they arise. Means conformational isomerism और configurational isomerism में पहले difference क्या है, हम पहले उसको discuss करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये किस तरीके से arise होती हैं। तो पहले difference की अगर मैं बात करूं यहाँ, first जो difference होगा conformational isomerism के अंदर, these are इंटरकन्वर्टिबल। आप इनके मॉलिक्यूल्स को इंटरकन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके सामने जो इसका अपोजिट पॉइंट है वो क्या होगा, दीज आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल। ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन इंटर कन्वर्टिबल। मैं एक एग्जांपल दूं, सिस और ट्रांस की अगर हम लोग इस तरफ बात करते हैं तब इनकी बातें की जाती हैं। तो ये सब आएगा धीरे धीरे आगे टॉपिक्स पे, इन पर पहुंचेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट जो है इधर वो है द एनर्जी रिक्वायर फॉर इंटर कन्वर्जन इज वेरी स्मॉल, जो हमें रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है। मतलब आपको अगर यहां इंटर कन्वर्जन करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ये काम जो आपका रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इधर देखता हूं तो द एनर्जी रिक्वायर फॉर इंटर कन्वर्जन इज मोर। यहां आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की पड़ेगी इंटर कन्वर्जन के लिए, बिकॉज यहां बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहां बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। कन्फर्मेशनल के अंदर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होगा, आप देखोगे आगे, और कन्फिगरेशनल के अंदर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है these cannot be separated। इन मॉलिक्यूल्स को जो यहां पे आइसोमर्स बनेंगे उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और इसके सामने जो अपोजिट पॉइंट रहेगा, these can be separated। इनको आप लोग सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कभी कभी कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सिस और ट्रांस दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, दो आइसोमर बन जाते हैं, तो वो सेपरेट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड रोटामर्स और कन्फर्मर्स, और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल भी हम इनको कह देते हैं। मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनको आप लोग रोटामर भी कहोगे या फिर कन्फर्मर भी कह सकते हो। ये जनरली रिजिड होते हैं, रिजिड।
मॉलिक्यूल। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैरी दीज आर इंटरकन्वर्टिबल, एनर्जी रिक्वायर फॉर इंटर कन्वर्जन इज वेरी लो या वेरी स्मॉल, जो रूम टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगी। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और फोर्थ है ऑल्सो कॉल्ड रोटामर एंड कन्फर्मर्स। इधर इसके अपोजिट हैं सारे के सारे। दीज आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल, एनर्जी रिक्वायर जो है हाई होगा इंटर कन्वर्जन के लिए। दीज कैन बी सेपरेटेड, और इनको हम रिजिड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अब इसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने पढ़ा है, ये तो एक डिफरेंस है किसके बीच में, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल के बीच में। मींस कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आपस में कैसे अलग हैं, तो वो एक डिफरेंस की बात है। अब मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है, हाउ दे अराइज, मतलब ये किस तरीके से अराइज होते हैं। तो अराइजिंग के अंदर हम लोग पहले आज जो पढ़ेंगे वो कन्फर्मेशनल की बात करेंगे, कन्फिगरेशनल की बात जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा कन्फर्मेशनल, उसके बाद कन्फिगरेशनल की बात करेंगे। तो ये किस तरीके से अराइज होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर क्या फॉर्मूला बनते हैं, क्या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ जो है स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कुछ एनर्जी बैरियर्स बनाएंगे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हाउ दे अराइज, हाउ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज अराइज। तो इस अराइजिंग की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से ये अराइज होगा। तो देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म arise due to the rotation, या एक बार इसको जो पूरा लिख लेते हैं, आइसोमेरिज्म arise due to the rotation about कोवलेंट बॉन्ड। अब ये किन की रोटेशन होगी, रोटेशन किसकी होगी, एटम और ग्रुप्स, जिनको हम लोग कह देते हैं एटम और ग्रुप, जो उस कोवलेंट बॉन्ड से लगे होंगे, जो उस कोवलेंट बॉन्ड से एटम और ग्रुप अटैच होंगे, दे हैव ए टेंडेंसी कि हम उनको रोटेट करा सकते हैं अराउंड अबाउट ए कोवलेंट बॉन्ड। अब जो मेन फैक्टर जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, वो क्या है कि विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड, विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। ये किस तरीके से अराइज होती है कि हमारे पास क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, उस कोवलेंट बॉन्ड पे एटम और ग्रुप जो लगे होंगे, दे कैन रोटेट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, और वो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग रोटेट कर रहे हैं विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड, ना तो हम बॉन्ड को बना रहे हैं ना हम तोड़ रहे हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द अराइजिंग ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अबाउट कोवलेंट बॉन्ड विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड। अब ये सब होने के बाद जब रोटेशन हम लोग करने लगते हैं, तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो रोटेशन कौन से बॉन्ड की होती है, किस तरीके से वो बॉन्ड रोटेट करता है, या किस तरीके से उसके अंदर हम लोग जो है बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पहले हमें जानना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे रोटेट कर रहा है। अब एक बात जान लेना, जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड का मैंने नाम लिया है, ये कोवलेंट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और इस सिग्मा बॉन्ड से ही एटम्स और ग्रुप लगे हैं, तो इनको हमें रोटेट कराना है, एटम और ग्रुप्स को हमें क्या कराना है, रोटेट कराना है। अब ये रोटेशन जानने से पहले हमें इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हम लोग चलेंगे कि एटम और ग्रुप रोटेट कैसे कर रहे हैं।
तो इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानना पड़ेगा हम लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से रोटेट कर सकता है और उसके रोटेशन के बाद क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकती हैं। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रोटेशन मींस जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, इसको पहले जानना जरूरी है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन क्या है। देखो, एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ध्यान से समझना, कोई मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा बॉन्ड है, मींस सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई। और इस सिग्मा बॉन्ड के पास जो एटम्स और ग्रुप लगे हैं वो रोटेट करते हैं, दे कैन रोटेट। उन एटम और ग्रुप्स को हम लोग सिग्मा बॉन्ड के अबाउट में जो है क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। अब रोटेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास कई सारी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, विल फॉर्म मैनी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, विल फॉर्म मैनी स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग कहेंगे या इनका एक नाम देंगे, इस पूरी प्रोसेस को जो नाम देंगे कि इस पहले हमने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड मींस उसको हमने सिंगल बॉन्ड कह दिया। सिंगल बॉन्ड के बाद हमने देखा कि भाई उस पे एटम और ग्रुप लगे हैं, फिर हमने कहा कि वो तो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद हमने कहा कि विल फॉर्म मैनी स्ट्रक्चर, मतलब अब जब रोटेशन हो जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बनेगी उनको, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कन्फर्मेशंस कह देंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, कन्फर्मेशंस। और जो इसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर होगी, मान लो इसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल में 1 2 3 3 स्ट्रक्चर बनी, तो इनको हम लोग कह देंगे कन्फर्मर। इनको हम लोग क्या कह देंगे, कन्फर्मर। अब हमने क्या क्या जान लिया कि एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, मतलब उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं। और उस पे एटम्स और ग्रुप अटैच है, दे कैन रोटेट, और रोटेट करने के बाद विल फॉर्म मेनी स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद हम लोग इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, कन्फर्मेशंस। और इन कन्फर्मेशंस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर जो बनेगी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी बनेंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, कन्फर्मर। अब क्या होता है कि जितनी भी स्ट्रक्चर जो बनी है इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़ने लग जाएं या इसका एनालिसिस करने लग जाएं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने लग जाए, तो उस डेफिनेशन को या उस टाइम पे जो आपका एनालिसिस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस। उसे हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। देखो, मैंने एक एक चीज को आपको बहुत बारीकी से बता दिया है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन के अंदर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब जिसको हम सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। उस सिंगल बॉन्ड से एटम और ग्रुप अटैच होंगे जो रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने से क्या होगा, विल फॉर्म मेनी स्ट्रक्चर, मतलब वहां कई सारी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। और उस पूरी प्रोसेस को पहले तो हम लोग बोल देंगे क्या, कन्फर्मेशंस। और ये जितनी भी स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 4 जितनी भी स्ट्रक्चर बनती है, उन हर एक स्ट्रक्चर का अगर मैं एक सिंगल नेम लेना चाहूं एक स्ट्रक्चर का, तो उसको मैं कह सकता हूं कन्फर्मर। मतलब मान लो 5 स्ट्रक्चर बनी है, उन 5 में से मैंने किसी एक को उठा लिया, मैं कहूंगा कि ये कन्फर्मेशंस का पार्ट है जिसका नाम हो जाएगा कन्फर्मर। और फिर क्या होगा कि जब मैं इन कन्फर्मर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करूंगा तो उसको मैं बोल दूंगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। उस टाइम पे मैं इस डेफिनेशन को क्या बोल दूंगा, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो देयर आर 3 डेफिनेशन, व्हाट आर कन्फर्मेशंस, व्हाट आर कन्फर्मर एंड व्हाट इज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। व्हेन द प्रोसेस अकरिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड की एटम और ग्रुप जब रोटेट कर रहे हैं तो कई सारी स्ट्रक्चर जो बनती हैं उसको मैं बोलूंगा कन्फर्मेशंस। फिर बोलेंगे हम लोग जो स्ट्रक्चर के जो उसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोल देंगे हम लोग कन्फर्मर। उसके बाद जब मैं उनका एनालिसिस करता हूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू तो उसको मैं बोल दूंगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो
तो अब यहां से आगे चलते हैं कि ये कंफर्मेशनल एनालिसिस करने के बाद क्या निकल के आया, क्या चीज सामने आई। देखो, आफ्टर conformational analysis, after conformational analysis when bond rotation is observed, when bond rotation is observed, जब हमने bond rotation को ऑब्जर्व किया तो हमें दो तरह के फॉर्मूले मिले, विल फॉर्म टू टाइप ऑफ फॉर्मूला। वो फर्स्ट टाइप क्या था, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और सेकेंड टाइप क्या होगा, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कौन से फॉर्मूले हैं कि जब हम लोग ये एनालिसिस करते हैं, उसमें बॉन्ड रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कई सारी स्ट्रक्चर्स मिलती है और उन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमें कई सारी जो है फॉर्म्स मिलती हैं, फॉर्मूलाज हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से एक क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट, अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है तसल्ली से, या हम लोग कहते हैं कि बेटर तरीके से, बेनिफिशियल तरीके से, तो आपको इनका आना जरूरी है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है और सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है। सोहर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोहर्स कोई खास नहीं है, हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि आप किसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से जब शो कर रहे हो कि ऐसे मैंने शो कर दिया, या एक मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूं, मान लो मैंने CH3 बॉन्ड CH3 लिया, इसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ कार्बन ले लिया, बीच में बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सोहर्स फॉर्म है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो। हमें जो डिस्कस करना है, मेन जो हमें डिस्कस करना है, वो हमें डिस्कस करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर किस किस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, किस किस तरीके की फॉर्म बनती है, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। तो देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है और सोहर्स क्या है। सोहर्स के बारे में मैंने बता दिया है। मेरा जो मेन फोकस है आपको देने का वो क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानकारी देने का। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन ये लिख लेते हैं केवल। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, देखो न्यूमैन की अगर मैं बात करूं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप किसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से शो कर दो, इस तरीके से, जिसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि केवल एक फ्रंट कार्बन को दिखाते हैं। मतलब जब हम उसका व्यू लेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, किसी मॉलिक्यूल का जब व्यू लेंगे तो आपको केवल फ्रंट कार्बन नजर आएगा। ये कार्बन फ्रंट कार्बन है। ये मैं अलग से करके दिखा देता हूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इस तरीके का फॉर्म आप लोग देख रहे हो, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे फ्रंट कार्बन, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे फ्रंट कार्बन। और जो इसके पीछे वाले कार्बन है, जो आप ये फॉर्म देख रहे हो, ये वाली फॉर्म जो देख रहे हो, इसके बैक में पीछे जो कार्बन है यहां से, उसको हम लोग बोलेंगे बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। अब इनमें क्या फॉर्म बन सकती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल में कोई एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल
हम इथेन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इथेन, CH3 बॉन्ड CH3। फिर से देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, आप इस तरीके की फॉर्म्स के अंदर मॉलिक्यूल को शो करते हो, और इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है, जो ये वाली फॉर्म आपको दिख रही है, जो मैंने यहाँ जूम करके दिखाई है आप लोगों को, इसको हम कहते हैं फ्रंट कार्बन। और इसके पीछे के जो ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, या फिर मैं कह दूं ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैक कार्बन, जो इसके पीछे है बैक कार्बन। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अप्लाई करने वाले हैं, तो उसी की स्टार्टिंग अब करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कह रहे हैं फॉर एग्जांपल के अंदर हम लोग बात करेंगे इथेन की। इथेन मतलब CH3 बॉन्ड CH3, इस मॉलिक्यूल के अंदर आप लोग सॉहर्स या न्यूमैन किस तरीके से बना सकते हो, अब हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से आगे चलने से पहले हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि एक डाइहेड्रल एंगल काम करता है न्यूमैन के अंदर, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर डाइहेड्रल एंगल काम करता है। अब उस वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले अपने एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH3। अब इस CH3 का अगर मैं सॉहर्स फॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो वो इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है। और सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर भी ये आपकी एक फॉर्म बन जाती है इसके अंदर, इसको हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसी की अगर मैं एक दूसरी फॉर्म बना दूं कि अगर मैं इन बॉन्ड्स को इस तरीके से दिखाना चाहूं, तो ये फॉर्म जो ये भी सॉहर्स फॉर्म है, अब इसके अंदर जो फॉर्म बनेगी, कन्फर्मेशन बनेगी, उसको हम लोग कहेंगे, ये फर्स्ट कन्फर्मेशन होगी आपकी इसके अंदर, ये सेकंड हो गई इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया है CH3 बॉन्ड CH3। उसका पहले मैंने सॉहर्स प्रोजेक्शन आपको बना के दिखाया। सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये फॉर्म होगी आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और ये वाली जो फॉर्म है ये हो गई आपकी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इस बॉन्ड को देखो और इस बॉन्ड को देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और फिर ये बॉन्ड यहाँ है और ये बॉन्ड ऊपर है, तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। और जब अपोजिट कैरेक्टर इनके अंदर रहता है तो उसको हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। अब इसको देखो, जब आप लोग इस मॉलिक्यूल को यहां से देखोगे, इस सामने से, तो आपको इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड नजर आएगा, इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड, और इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड। तो ये इक्लिप्स कर रहा है एक दूसरे के पीछे। मतलब मैं ये फिंगर्स को ऐसे दिखाऊं तो ये स्टैगर्ड है, इन फिंगर्स को मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अब ये तो सॉहर्स की बात होगी। अगर मैं यहां न्यूमैन बनाना चाहूं, अब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे। मैं इथेन मॉलिक्यूल के बारे में ही बात करूंगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन एंड यहां हाइड्रोजन। अब ये जो फॉर्म है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब इस न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर फिर से देखो, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बॉन्ड इसके अपोजिट है, ये बॉन्ड इसके अपोजिट है, ये बॉन्ड इसके अपोजिट है। तो ये फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये फॉर्म कौन सी बनी आपकी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब इसी के अंदर अगर मैं इन बॉन्ड को रोटेट करा दूं, अब इसमें खास बात क्या है कि जो ये बॉन्ड होते हैं ना, ये जो बॉन्ड है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ ये बॉन्ड क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली ये बॉन्ड भी कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो आप क्या कर सकते हो कि मान लो इस कार्बन को आपने पकड़ लिया और इसे रोटेट करा सकते हो आप, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट। आप किसी एक कार्बन को पकड़ लो, दूसरे कार्बन को आप लोग इस तरीके से रोटेट करा सकते हो, और जब कार्बन को रोटेट कराओगे तो उसमें जो ग्रुप्स अटैच है, एटम और ग्रुप जो अटैच है, वो भी रोटेट करेंगे।
और रोटेट करने से ही इसकी कई सारी स्ट्रक्चर्स बनती चली जाती है, जिन्हें फिर हम लोग कन्फर्मर कहते हैं। अब सिमिलरली यहाँ भी यही हुआ है कि ये मेरा फ्रंट कार्बन है और इसके पीछे क्या है, बैक कार्बन। बैक कार्बन से ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फ्रंट कार्बन से ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया कि एक कार्बन को पकड़ा और बैक वाले को रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने पे क्या होगा कि जब मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा, मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा, तो एक बात समझ में आएगी कि ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे जाएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे जाएगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे आएगा। जो डॉटेड लाइंस आप लोग देख रहे हैं, बैक कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं, और ये जो फॉर्म है ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और इसके अंदर जो ये दूसरी फॉर्म बनी है, ये बनी है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनी, ये बनी आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। 60 डिग्री मैंने रोटेट किया, मतलब कि इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल। और अगर मैं इसमें कार्बन कार्बन की बात करूं, कार्बन टू कार्बन, तो वहां 180 डिग्री होगा। इसमें कितना एंगल होगा, डायहेड्रल एंगल, वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कि न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, उसमें जो दो हाइड्रोजन एटम है अपोजिट कार्बन के, उनके बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा, डायहेड्रल एंगल। और अगर मैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की बात करूं, तो उसमें जो दो हाइड्रोजन है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के, अपोजिट कार्बन के, उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो अब यहां से क्या पता चला कि इन एंगल से क्या निकल के आया, या इन एंगल से हमें क्या पता चला कि किस तरीके से आगे इसको हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, चलो कि भाई इथेन है, इथेन के अंदर CH3 हो गया, उसका सोहर्स प्रोजेक्शन बना दिया, सोहर्स के अंदर एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ गई, एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ गई, फिर हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बना लिया जिसके अंदर भी एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ गई और एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ गई। इसमें 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होगा और इसमें जो होगा 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होगा। अब इस तरीके की कन्फर्मेशंस आप लोग मॉलिक्यूल की, जो ऑर्गेनिक के अंदर मॉलिक्यूल है उसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की आप लोग इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। मतलब ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द 3D मॉडल। जो हम पेपर पे लिख रहे हैं, अभी भी मैं इस बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ, ये 3D मॉडल नहीं है। मतलब जब आप केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको वहाँ 3D मॉडल्स के अंदर उनकी स्ट्रक्चर नजर आएंगी। तो उन 3D को 2D पे पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर एक एग्जांपल ले लिया हमने इथेन, और इथेन के अंदर ये सब कुछ आपके सामने है। अब यहां से आगे चलते हैं, ये सब ध्यान में रखना है। 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल है और यहाँ कितना है, 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है। अब यहां से आगे क्या है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के अंदर कौन मोर स्टेबल होगा। On analysis, staggered conformation of ethane will be more stable than eclipsed conformation. Staggered conformation is more stable than eclipsed conformation. अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे जो आंसर है वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। ध्यान से समझना है इस बात को कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन जो मोर स्टेबल क्यों है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से। पहला रीजन तो इसका ये हो जाएगा, ड्यू टू लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू
लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। और जो दूसरा रीजन है उसको समझो ध्यान से कि किस तरीके से इसकी जो एनर्जी है वो लोएस्ट है। तो देखो दरअसल क्यों लोएस्ट है, पहले तो इस बात को समझो कि जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि इन बॉन्ड इन जो ये एटम्स हैं अपोजिट कार्बन के ऊपर जो एटम लगे हैं इनके बीच में जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का एंगल होने के बाद क्या हो गया कि 60 डिग्री का मतलब हो गया कि ये फार अपार्ट ईच अदर है एक दूसरे से, मतलब ये एक दूसरे से काफी दूर है। इस तरीके से ये एक दूसरे से काफी दूर है, अपोजिट कार्बन के एटम एक दूसरे से काफी दूर हैं और दूर होने की वजह से इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं हो रही है जिससे ये स्टेबिलिटी फील कर रही है। तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी। ये सब लोग आप लोग जानते हो कि कहीं किसी के अंदर एनर्जी अगर ज्यादा है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ड्यू टू लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी। अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है कि अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखो, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉर्स की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने मान लो ये स्ट्रक्चर बना लिया इसका, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। देखो इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहां अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके ऊपर मान लो कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे जिनके अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दी, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मींस बॉन्डिंग तो हो रही है लेकिन कुछ ऑर्बिटल्स या कुछ शेल्स ऐसी भी रह जाती जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया आपका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करने पे क्या कहा जाता है कि एक तो इसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से इसका स्टेबिलिटी का रीजन भी बढ़ जाता है। और वो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ एंगल जो है वो 60 डिग्री का है जिसकी वजह से इनके बीच में जो है रिपल्शन कम है। अब दूसरा फैक्टर ये है जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कि इसको आप लोग कह सकते हो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको क्या कह सकते हो, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली से अप्रोच कर सकते हैं इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और सिमिलरली इस साइड में ये आपका क्या हो गया, सिग्मा स्टार, और ये क्या हो गया आपका सिग्मा, मींस एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया बॉन्डिंग। इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इन एंटी बॉन्डिंग के अंदर इजीली से अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जो अप्रोचिंग है, ओवरलैपिंग है, इसको ओवरलैपिंग की कह सकते हैं, ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग orbital leads to the hyperconjugation। तो जो हाइपरकॉन्जुगेशन है ये क्या कर रही है, इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को मोर स्टेबल बना रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपरकॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा होगा वहां उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और हाइपरकॉन्जुगेशन होती क्या है कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम लोग कह देते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन। तो हाइपरकॉन्जुगेशन जो है कार्बोकेटायन के अंदर भी जो हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोकेटायन के अंदर जितनी ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन होगी, जिस कार्बोकेटायन के अंदर वो मॉलिक्यूल या कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन, ड्यू टू hyperconjugation staggered conformation will be more stable।
स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल। अब यहाँ से इस ओवरलैपिंग की वजह से हम लोग जो है इसको स्टेबल कह रहे हैं स्टैगर्ड को, जिसकी वजह से इसका लोएस्ट एनर्जी पोटेंशियल है और स्टेबिलिटी क्या हो गई है ज्यादा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक और बात अगर हम लोग डिस्कस करें इक्लिप्स्ड के केस में, अगर हम लोग इक्लिप्स्ड के केस की बात करें तो इक्लिप्स्ड में क्या होगा कि हम लोग इसको इस तरीके से शो करते हैं, ये एक हाइड्रोजन इसके बैक में, एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बैक में और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बैक में। अब इक्लिप्स के केस में क्या होगा कि इस फॉर्म को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये बैक टू बैक है, मींस कार्बन के पीछे कार्बन तो है, उसके बाद जो कार्बन से जो हाइड्रोजन्स लगे अपोजिट कार्बन से वो हाइड्रोजन्स भी एक दूसरे के बिल्कुल बैक टू बैक है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसके बैक टू बैक, ये बिल्कुल इसके बैक टू बैक और ये इसके बैक टू बैक। अब क्या होगा कि ये दोनों सिग्मा हो गए, अब दोनों ही सिग्मा हो गए तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा चल रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी क्योंकि दोनों ही सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, दोनों ही सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ रिपल्शन ज्यादा है। अब रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि चांस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डिमिनिश्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस जो वो खत्म हो गए, जिस वजह से इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो वो लेस स्टेबल हो गई है, इसका एनर्जी ज्यादा है और इसका एनर्जी कम है, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल। तो स्टूडेंट आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे, नेक्स्ट जो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, हर एक प्रॉब्लम का आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू।